हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफ़ी और फ्रांसिस बैकन से रिलेटेड इनका जो एसे है ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रुथ। इनका दो एसे है जिनमें से कि हम ऑफ स्टडीज़ को पढ़ेंगे जो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो इसके पहले हम कुछ इनकी बायोग्राफ़ी देख लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफ़ी देखते हैं, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। ये देख रहे हैं कि इनकी अर्ली लाइफ, फ्रांसिस बैकन बॉर्न 22 जनवरी 1561 इन लंदन इंग्लैंड। जो फ्रांसिस बैकन है इनका जन्म 22 जनवरी 1561 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इनके पेरेंट्स की अगर बात करें, पेरेंट्स जो इनके फादर थे सर निकोलस बैकन थे, जो कि एक लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील अंडर द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इनके जो पिताजी थे, या इनके पिताजी का नाम, फादर नेम सर निकोलस बैकन था, जो कि रानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में एक उच्च पदाधिकारी थे, यानी कि ग्रेट सील अंडर द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और अगर मदर की बात करें तो इनका जो मदर का इनका जो नाम है, मदर नेम लेडी एन कुक बेकन, जो कि एक लर्नड वुमेन थी। लर्नड वुमेन मतलब एक विद्वान महिला थी। तो यहाँ पे हमने देखा इनके फादर नेम सर निकोलस बेकन और मदर नेम लेडी एन कुक बेकन। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वाज अ चाइल्ड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ऑफ्टन कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिज। ये जो बैकन साहब थे, ये बैकन बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस थे, यानी कि एक असाधारण बुद्धिमान थे, यानी कि ये कोई साधारण बुद्धिमान नहीं थे, इंटेलिजेंस थी इनके पास बहुत। एंड ऑफ्टन कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिज, इनको यह कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ प्रॉमिज, इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एट द एज ऑफ 12 ईयर्स की एज में, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में, दैट ही इंटर्ड द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिए थे। एंड आफ्टर 3 years डिससेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल अरिस्टोटेलियन एजुकेशन। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 3 वर्षों के बाद इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, फिर उसके 3 साल बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि द डिससेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल अरिस्टोटेलियन एजुकेशन, यानी कि जो अरस्तुवादी एजुकेशन थी उसमें इनकी कोई रुचि नहीं थी, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे ये। इस प्रकार इसलिए इन्होंने 3 साल बाद ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज को लीव कर दिए थे, छोड़ दिए थे। एजुकेशन और करियर में हैं, थोड़ा इसका ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, बाकी इसमें स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एजुकेशन और करियर में देखें तो आफ्टर कैम्ब्रिज ही स्टडीड एट लॉ ग्रेज इन लंदन। इन्होंने जब कैम्ब्रिज से लौटे एजुकेशन लीव करने के बाद 3 साल बाद वहाँ से, तो इसके बाद ये लंदन में कानून की पढ़ाई की, स्टडीज लॉ एट ग्रेज इन लंदन। आगे दिया हुआ है कि ही became a member of parliament in the 1584, और ये 1584 में हाउस ऑफ कॉमन जो था, हाउस ऑफ कॉमन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, सदस्य बन गए थे। इस प्रकार से ये इनका एजुकेशन था।
और इनके बारे में दिया हुआ है कि इन्होंने जो किंग जेम्स फर्स्ट था, इन्होंने इनके अंडर कुछ काम किए थे, कुछ पदों पर थे। जो किंग जेम्स फर्स्ट थे उन समय इनको कुछ पद दिए गए थे, उस पदों को यहाँ पे बताया गया है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 1607 पे इन्होंने सॉलिसिटर जनरल बनाया गया था, 1613 पे अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, और 1617 में लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील बनाया गया था, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, और 1618 में लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर। इस प्रकार से ये इनके एजुकेशन और जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में कितने पद पर थे ये चीज़ बताया गया है। अब इनके डाउनफॉल के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनका कुछ प्रिंसिपल वर्क है। प्रिंसिपल वर्क में अगर हम देखें तो बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फ्रांसिस बैकन जी को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी और फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर जब यहाँ पे हम इंग्लिश एसे की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बैकन हैं, और फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद के जनक भी इनको माना जाता है। ही बिलीव द नॉलेज ऑफ पावर एंड द प्रमोटेड द इंडक्टिव रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। ये ही बिलीव्ड नॉलेज ऑफ पावर, इनका एक स्टेटमेंट होता था, नॉलेज ऑफ पावर, उन पर इनका विश्वास होता था। और इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग के बेस में उन्होंने बताया कि पहले ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंट, देन कंक्लूजन, ऐसे होता है। नेक्स्ट अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करें, इनका कुछ मेजर वर्क था। अगर ऐसे में देखते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका सबसे पहले जो फर्स्ट ऐसे आया 1597 पे आया था। सेकेंड ऐसे आया था 1612 में आया था। थर्ड और लास्ट आया था 1625 में आया था। अगर ऐसे आप कलेक्शन की बात करें 1597 में 10 ऐसे आए थे, 12 में 38 आए थे, और 1625 में 15 ऐसे के कलेक्शंस आए थे, जिनमें से बहुत ढेर सारे कलेक्शंस अगर देखते हैं जैसे दिया हुआ है। इनमें जो फेमस ऐसे इंक्लूडेड हैं अगर देखें जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। ये इस प्रकार से इनका कुछ मेजर वर्क था। और कुछ भी है देख लेते, जैसे नोम आर्गुनम 1620 में आया था, फाउंडेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स जिसका थीम होता था। बहुत ढेर सारा और है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, न्यू अटलांटिस 1626। डेथ की बात करें, इनका जो डेथ हुआ है 1626 को इनकी डेथ हो गई थी। 1626 को इनका डेथ हो गया था। अगर डेट की बात करें तो 9 अप्रैल 1626 को इनका डेथ हो गया था। और डेथ का कारण क्या रहा है, इनको ये किससे परेशान थे, सफरिंग विथ इट स्नो, इस सर्दी से बहुत परेशान थे, और जिसके कारण इनको निमोनिया हो गया था, और निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई थी एज ऑफ 65 की एज में। फ्रांसिस बैकन की डेथ 9 अप्रैल 26 को निमोनिया डिसीज होने से हो गई थी। अगला है कुछ लेगेसी है इनके बारे में कि बैकन ट्रांसफॉर्म्ड द इंग्लिश प्रोज एंड क्लियर कंसीड एंड फिल्ड विद द विजडम। हिज एसे आर द फुल ऑफ द प्रैक्टिकल फिलासफी एंड द वर्ल्डली नॉलेज। उनका जो एसे है वो फुल ऑफ प्रैक्टिकल फिलासफी एंड वर्ल्डली नॉलेज, दुनियादारी के नॉलेज से और प्रैक्टिकल फिलासफी के प्रैक्टिकल नॉलेज से फुल है या भरा हुआ ऐसा रहता है इनके एसे के जो थीम होती हैं। अगर शार्ट में इनकी कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं
कि फ्रांसिस बैकन कुछ टाइम पीरियड रहा 1526 से लेकर के 1561 से लेकर के 1526 तक। और यह एक इंग्लिश फिलासफर थे, एथीस्ट थे, साइंटिस्ट थे एंड एक स्टेट्समैन थे। ही रोज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लॉर्ड चांसलर एंड फेल ड्यू टू द corruption charges, and but his the writing and the philosophy gave him the immortality. He is the rightly called the father of English essay and modern science. बैकन साहब को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये इनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी रही है। अब इनके वर्क के बारे में हम देखते हैं। फ्रांसिस बैकन का वर्क ऑफ स्टडीज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ इसको समराइज करेंगे। देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का देखते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए दिया हुआ है कि फ्रांसिस बैकन 1561 एंड 1626, जिसको कि अभी हमने पहले पढ़ा है कि इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1561 से लेकर 1626 तक, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। और इनका एक ऐसे है ऑफ स्टडीड जो कि 1597 में पब्लिश हुआ है, और यह इनका सबसे मोस्ट फेमस ऐसे था। और इस ऐसे के बारे में जो डिस्कस किया गया है, इसको इस ऐसे में जिसके बारे में बताया गया है, डिस्कस द वैल्यू, पर्पस एंड प्रॉपर यूजेज ऑफ स्टडीज, रीडिंग एंड लर्निंग। मतलब इस ऐसे में यह बताया गया है ऑफ स्टडीज़ में कि वैल्यू क्या है स्टडी का, इसका पर्पस क्या है, एंड प्रॉपर यूजेज ऑफ स्टडीज़ के प्रॉपर यूजेज क्या है, रीडिंग का, लर्निंग का। इस प्रकार से इसके विजडम के बारे में बताया गया है कि विजडम एंड द प्रैक्टिकल फिलासफी ऑफ स्टडीज़, स्टडी का यहाँ पे फ़ायदे, उसके गुण दोष सभी बताए गए हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो मेन आइडियाज़ हैं, इसको कुछ सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखते हैं तो इसमें जो मेन आइडिया है, देखते हैं कि किस प्रकार से द पर्पज ऑफ स्टडीज, स्टडी का पर्पज क्या है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। स्टडी के पर्पज़ में मेन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। किस प्रकार से लोग, यानी कि ऑर्नामेंट, डिलाइट, एबिलिटी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग डिलाइट के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑर्नामेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग एबिलिटी के लिए पढ़ते हैं। अध्ययन जो करते हैं, डिलाइट आनंद के लिए, ऑर्नामेंट सज्जनता के लिए या अपने फेम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, एबिलिटी योग्यता के लिए। देखते हैं डिलाइट, ऑर्नामेंट्स और एबिलिटी को। यहाँ पे डिलाइट के बारे में देखें तो रीडिंग गिव्स इनर प्लेजर एंड स्पेशली इन सॉलिट्यूड। ये बताया जाता है कि जो डिलाइट है, आनंद के लिए जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग अकेले में पढ़ते हैं, स्पेशली सॉलिट्यूड, अकेले में उनके लिए अध्ययन। रीडिंग गिव्स द इनर प्लेजर, वो अपने अंदर के अनुभवों को, अंदर के आनंद के लिए, वो अपने आनंद के लिए अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं। जो स्टडी को डिलाइट करते हैं, स्टडी को आनंद के तरीके से पढ़ते हैं, वो अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं। ऑर्नामेंट की बात करें, सुशोभित जिससे होते हैं, जो ऑर्नामेंट के लिए लोग होते हैं। स्टडीज द इम्प्रूव द कन्वर्सेशन, मेकिंग ए पर्सन एंड रिफाइंड इन स्पीच। ये बातचीत और व्यवहार के में अध्ययन में सहायक होते हैं।
जैसे अब कुछ लोग होते हैं कहीं भी खड़े होकर बोलने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से ऑर्नामेंट्स, अगर हम ये कहें कि वुमेन्स जिस प्रकार से नेकलेस वगैरह यूज़ करती है अपने ऑर्नामेंट्स के लिए, अपने आप को सुशोभित होने के लिए, या कोई भी पर्सन है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए फैंसी क्लोथ्स यूज़ करते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार से ऑर्नामेंट्स एक स्टडी का एक टाइप है। ऑर्नामेंट्स जो ऑर्नामेंट्स के लिए पढ़ते हैं वो बातचीत यानी कि कन्वर्सेशन, रिफाइनरी स्पीच और जो व्यवहार में जो सहायक होता है उसके लिए ये लोग पढ़ते हैं ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट। अब एबिलिटी की बात देख लेते हैं। एबिलिटी क्या है? तो स्टडी हेल्प टू जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन प्रैक्टिकल अफेयर, यानी कि जो लोग एबिलिटी के सेंस में पढ़ते हैं, स्टडीज हेल्प इन जजमेंट, उनकी जो स्टडी होती है, उनका जो अध्ययन होता है वो जजमेंट के लिए यानी निर्णय लेने के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिकल अफेयर, निर्णय लेने के लिए और कार्य में क्षमता दिखाने के लिए, इस प्रकार से इनकी अध्ययन आवश्यक होती है प्रैक्टिकल अफेयर्स के लिए, इनकी कार्य में क्षमता दिखाने के लिए। ये मेन 3 टॉपिक्स हैं जो कि पर्पज ऑफ स्टडीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है, स्टडीज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अध्ययन और उसका अनुभव का जो संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि अ मैन हु रिलीज ओनली ऑन बुक्स में लैक प्रैक्टिकल जजमेंट। यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति केवल किताब पढ़ने से, ये केवल बुक पढ़ने से व्यक्ति के व्यवहार में सफल नहीं हो सकता है, व्यक्ति अपने व्यवहार में सफल नहीं हो सकता है। अ मैन हु रिलीज ओनली ऑन बुक्स में लैक द प्रैक्टिकल जजमेंट। नेक्स्ट है कि अ मैन हु रिलीज ओनली ऑन द एक्सपीरियंस में लैक डेप्थ एंड रीजनिंग। एक ऐसा पर्सन जो अनुभव रखने वाला होता है, एक्सपीरियंस रखने वाला होता है, ओनली ऑन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस रखने वाला होता है, लैक डेप्थ एंड रीजनिंग, वो गहराई से सोच नहीं सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति के पास अगर एक्सपीरियंस है तो यह ज़रूरी नहीं कि वो डीपली सोच सके। नेक्स्ट दिया हुआ है कि देयरफॉर अ बैलेंस ऑफ स्टडीज एंड एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर ए कंप्लीट पर्सन। इसलिए यह कहा जाता है, देयरफॉर इसलिए कहा जाता है बैलेंस ऑफ स्टडी एंड एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर ए कंप्लीटनेस, यानी कि स्टडी और एक्सपीरियंस यानी कि अध्ययन और अनुभव का दोनों का संतुलन होना बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है एक कंप्लीट पर्सन के लिए। इस प्रकार से ये स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस बताया गया है, स्टडी एंड एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। एक तरीके से देखिए हम इसमें जो ऑफ स्टडी जो ऐसे है इसका मेन फैक्ट पॉइंट बता रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक रेलिवेंट है। अब यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग बुक्स, जो बहुत ढेर सारी हमारी बुक्स हैं उसका एक वे होता है रीडिंग्स का। क्या वे है देखते हैं कि ऑल बुक्स आर नॉट इक्वल वैल्यू, कि जो सभी पुस्तकें होती हैं सभी पुस्तकें का समान महत्व नहीं होता है, सभी पुस्तकों का एक इक्वल वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, देखिए कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, यानी कि कुछ बुकें होती हैं जो केवल चखने के लिए होती हैं, चखने लायक होती हैं, यानी कि रीड लाइटली। एंड सम बुक्स आर स्वैलोड,
कुछ बुकें होती हैं जिससे केवल गटकने के लिए होती है, यानी कि साइलोड होती हैं, उसको गटकने लायक होता है। एंड फ्यू आर टू बी डाइजेस्टेड, और कुछ होती हैं जो केवल पचाने लायक होती हैं, यानी कि डाइजेस्टेड होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जो टेस्टेड के लिए होती हैं, यानी कि रीड लाइटली, उनको केवल लाइटली पढ़ा जा सकता है, बस हो गया, पढ़ सकते हैं। और जो साइलोड होती हैं, रीड क्विकली एंड विदाउट डीप अटेंशन, यानी कि कुछ बुक को केवल गटक लेते हैं लेकिन उसकी डीप स्टडी नहीं होती है, डीप अटेंशन नहीं होता है उस बुक में हमारा। एंड जो डाइजेस्टेड होती हैं, रीड द थोरली विद द डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि कुछ बुकें ऐसी होती हैं जिसको थोरली हम रीड करते हैं और उनमें हम डीप अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि गहराई से पढ़कर समझने की आवश्यकता होती है। ऐसी बुकें डाइजेस्टेड होती हैं, यानी कि कुछ पुस्तकें पचाने लायक होती हैं। अगर ये देखें कि कुछ बुक डाइजेस्टेड होती हैं, सम बुक्स आर डाइजेस्टेड, सम बुक्स आर साइलोड, सम बुक्स आर टेस्टेड। ये बुक्स की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर माइंड मेकिंग की बात करें, स्टडीज एंड द माइंड्स, अध्ययन और मानसिक क्षमताएं जो होती हैं, यहाँ पे देखते हैं कि रीडिंग द शार्पेंस द माइंड एंड द करेक्ट मेंटल डिफेक्ट एंड डिफरेंट स्टडीज हैव द डिफरेंट अफेक्ट, यानी कि कई समय जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो उन सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टडीज हैव डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट बुक पढ़ने से डिफरेंट अफेक्ट होता है। एज लाइक, जैसे देखते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है, मेक्स मैन वाइज, यानी कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेक्स मैन वाइज, हम बुद्धिमान बनेंगे। हिस्ट्री पढ़ने से, इतिहास पढ़ने से हमारे पास मेक्स मैन वाइज, यानी कि इतिहास जो पढ़ता है वह वाइज बनता है, निर्णय लेने की शक्ति उसके अंदर विकसित होती है। पोइट्री मेक्स मैन विटी, जो पोइट्री होती है वो विटी बनाती है। मैथमेटिक्स मेक्स मैन सबटल एंड एक्यूरेट, यानी कि जो मैथमेटिक्स होता है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर पढ़ने में मन ना लगे, माइंड अगर सेंट्रल नहीं हो रहा है तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए, यानी कि मेक्स मैन सबटल एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट है नेचुरल फिलासफी एंड साइंस मेक्स मैन डीप थिंकर, यानी कि फिलासफी जो पढ़ता है वो डीप थिंकर बनता है। मोरल देखें, मोरल यानी इथिक्स जो पढ़ते हैं, मेक्स मैन ग्रेव एंड सीरियस, वो व्यक्ति सीरियस बनता है। जो मोरल पढ़ते हैं वो सीरियस होते हैं, मेक्स मैन ग्रेव, यानी कि उनके चरित्र का निर्माण होता है और सीरियस होते हैं। रीजनिंग की बात करें, लॉजिक एंड रिटोरिक मेक्स मैन एबल टू द आर्ग्यू एंड परस्यूड, यानी कि जो तर्कशास्त्र पढ़ते हैं उनके पास तर्क करने की क्षमता आती है, एबल टू आर्ग्यू एंड परस्यूड, उनके पास तर्क करने की क्षमता आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर रैपिडली देखें तो हिस्ट्री पढ़ने से मेक्स मैन वाइज, पोइट्री से मेक्स मैन विटी, मैथमेटिक्स से सबटल, फिलॉसफी पढ़ने से डीप थिंकर बनते हैं, मोरल इथिक्स से ग्रेव एंड सीरियस होते हैं, लॉजिक एंड रिटोरिक से एबल टू आर्ग्यू होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टडी एज रेमेडीज, जो स्टडी एंड रेमेडीज है, स्टडी क्योर द डिफेक्ट ऑफ द माइंड, यानी कि इफ़ द मेमोरी इज वीक तो स्टडी हिस्ट्री, मेमोरी वीक है तो हिस्ट्री रीड करिए, स्टडी करिए, यानी कि इफ़ विट इंटेलिजेंस इज डल
अगर आपकी इंटेलिजेंस डल है तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए, अगर आपका दिमाग तेज़ करना है तो मैथमेटिक्स पढ़ो। एंड इफ़ द जजमेंट इज़ वीक, अगर आपका निर्णय लेने में क्षमता वीक है तो स्टडी एट लॉ एंड लॉजिक, लॉ पढ़िए और लॉजिक करिए। देखिए लास्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अगर इसको जैसे समराइज़ करते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि बैकन एम्फाइजेज द स्टडीज शुड बी नॉट यूजेज द शोइंग द या आर्ग्यूइंग नेसेसरी, यानी कि यही बताया गया है कि किसी भी चीज़ को हम किस प्रकार से अननेसेसरली और नेसेसरली जजमेंट करने के लिए या निर्णय लेने के लिए किस प्रकार से आर द ब्लाइंडली बिलीविंग एवरीथिंग रिटन इन बुक्स, यानी कि किसी भी बुक पर हम ब्लाइंडली हमको बिलीव नहीं कर लेना चाहिए। इंस्टीड दे शुड बी यूज टू वे एंड कंसीडर टू बी थिंक एडवाइजली, यानी कि कोई भी बुक हमको कितना प्रॉफिट होगी ये हमको पहले कंसीडर कर लेना चाहिए, तभी उस बुक को हमको पढ़ना चाहिए कि किसको कितना पढ़ना है किसको कितना नहीं पढ़ना है। तो इसमें यही बताया गया है कि अब अगर हम इंसर्ट देख लेते हैं इसका कि ऑफ स्टडी टीचेज दैट द रीडिंग डेवलपमेंट डिलाइट and enriches the conversation and sharpen judgment, and books should be read according to their worth, and study must be combined with the experience to make a man complete, यानी कि कोई भी बुक है अगर हमें अपने टीचेज करना है, पढ़ना है, डेवलप करना है, वो डिलाइट करना है हमको, तो कन्वर्सेशन के लिए या अपने जजमेंट को शार्पन करने के लिए, तो उसी हिसाब से उसी तरीके से हमको अपने बुक को उसी प्रकार के बुक का स्टडी करना चाहिए जो कि हमारे माइंड को एक तेज़ बनाए और हमको इंटेलिजेंस बनाए, यानी कि टू बी कम्बाइंड विद द एक्सपीरियंस टू मेक ए मैन ऑफ कम्प्लीटनेस, यानी कि जो भी व्यक्ति है किस प्रकार से वो कंप्लीट हो सकता है, तो इस प्रकार से इन बुकों को स्टडी करना चाहिए। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम बता दे रहे हैं। जैसे बहुत ढेर सारी डिसीज़ होती हैं, हम सब लोगों को बहुत ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज हैं जो बताया गया है इस ऐसे में कि हमको बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड द रेंस, यानी कि बॉलिंग अगर हमें स्टोन एंड रेंस ये बताया जाता है कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, अगर हमारी किडनी की कोई बीमारी होती है तो हमको बॉलिंग करना चाहिए, अगर हमें किडनी की डिसीज़ है तो बॉलिंग करना चाहिए। एंड शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और लंग्स और ब्रेस्ट के लिए हमको शूटिंग करना चाहिए, यानी कि जो एक्सरसाइज है कि शूटिंग किसके लिए बेनिफिट होगा, लंग्स और ब्रेस्ट के लिए। और जेंटल वॉकिंग, यानी कि जो लोग पैदल वॉक करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, किसके लिए घूमते हैं, फॉर द स्टोमच, यानी कि जेंटल वॉकिंग हमको अपने स्टमक के लिए चलना चाहिए। एंड राइडिंग फॉर द हेड, और हमको हेड के लिए, सिर के लिए हमको राइडिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कुछ एक्सरसाइज इसकी बताई गई हैं कि बॉलिंग इज़ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस। नेक्स्ट है शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और नेक्स्ट है जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और जेंटल वॉकिंग स्टमक के लिए। नेक्स्ट है राइडिंग फॉर द हेड, और राइडिंग हेड के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से इसकी समरी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।